हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या के बारे में वन शॉट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आइए सीखना स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज फर्स्ट न्यू कोर्स के हिसाब से वास्तविक संख्याओं में क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है। पहले हमें सीखना है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर उतारा जा सके और जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहा हमने? ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है वो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बारे में एक और लाइन है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर, जो नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा पर उतारा जा सकता है। जितने भी नंबर लाइन पर संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या का एक नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा बनता है? वास्तविक संख्या का एक नॉर्मल फॉर्मूला बनता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या का निर्माण करेगी? वास्तविक संख्या का निर्माण करेगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर लाइन पर जिन नंबर को हम शो करते हैं वह सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF यानी मैसे, महत्तम समापवर्तक और LCM लैसे, लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को हम प्रूफ कैसे करते हैं। यह इस प्रश्नावली का बेसिक रहने वाला है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम ये बातें पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की। ठीक है, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें एक प्रमेय पढ़नी है और इस प्रमेय का नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय का कथन है प्रत्येक मिश्रित संख्या, मतलब कोई भी हमें कोई संख्या दे रखी हो, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उन्हें व्यक्त किया जा सकता है। जब हम उनके टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा एक अभाज्य संख्या के रूप में हमें प्राप्त होगा और यह गुणनखंड अद्वितीय होगा अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। इस कथन को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय
या अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस कथन का एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न में लिख देता हूं, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अंक गणितीय आधारभूत की प्रमेय का कथन लिखो। तो आपको ये ऊपर वाला कथन लिखकर आना है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या कहा गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहली संख्या में दे रखी है 140, तो हम यहां लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल, विधि से गुणनफल। 140 के में टुकड़े करने हैं, तो सबसे पहले हमने 140 को लिखा और अभाज्य गुणनखंड विधि का ये फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का ये फॉर्मेट बना दिया। सबसे पहले 140 में छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, तो किसका भाग देंगे? 2 का। 140 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 70 बार। 70 में फिर किसका भाग देते हैं? 2 का, तो कितनी बार जाएगा? 35 बार। 35 में अब 2 का, 3 का, 4 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 5 का। 5 और 7 तो 35। फिर इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। आगे बात समझ में आपको? तो 140 के ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, इनको लास्ट में लिखते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो गुणनफल हुए वो कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, ये इसका आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर दे रखा है 156, तो यहां पे 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल। ठीक है, 156 को लिखते हैं और इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 7 14, 1 16, 2 8 16। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 1 18 बना, 2 इनाम 18। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर इसमें 13 का भाग जा रहा है, 13 एकम 13। तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। इस तरह से 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। यहां तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ ही हैं, इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें 3825 हमें दे रखा है अगला। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल। ठीक है, इसके टुकड़े करते हैं। 3825 को लिखा, इसके फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हमने 3 का भाग दिया, 2 का जाएगा नहीं,
3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर इसमें हम 3 का भाग देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका जा रहा है? 5 का। 5 8 40, 2 5 25, फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देते 5 एकम 5, 3 5 7 35, फिर इसमें किसका भाग जा रहा है? 17 का। 17 एकम 17, लास्ट में कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है यहां तक? तो अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। आगे बात समझ में? अब इसका सेकंड क्वेश्चन यानी 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल, यही हमें ज्ञात करना है। तो 5005 को लिखते हैं और उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। इसमें सीधा भाग किसका जा रहा है? 5 का। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर इसमें किसका भाग जा रहा है? 7 का। 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 21। फिर किसका भाग जा रहा है इसमें? 11 का। 11 एकम 11, 3, 11 3 33। फिर किसका भाग जा रहा है इसमें? 13 का। 13 एकम 13। ठीक है, यहां तक 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 5005 के अभाज्य गुणनखंड है 5 7 11 13। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हुए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 7429। 7429 के अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 7429 को लिखा, अभाज्य गुणनखंड फॉर्मेट में जमाया इसे। अब इसमें देखो भाग जाना कहां से स्टार्ट होगा? 17 से। आप चेक करके देख लेना। 17 का भाग सबसे पहले 74 में देते हैं। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 68। कितना बचा? 69 70 6 62 हो गया। 17 51, 62 में 51 गया तो 11। 17 7 119, 437 बार भाग गया। अब इसमें भाग जाएगा 19 का। 19 का भाग देते हैं भाई 43 में, तो 19 दूना 38, कितना बचेगा? 5 57, 19 से 57। 23 अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग जाएगा 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड 17 19 23। 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड आसानी से करना आ जाए तो HCF और LCM हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों में LCM और HCF का मान हमें ज्ञात करना है और हमें सिद्ध भी करना है कि LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये लास्ट में फॉर्मूला भी बन जाएगा, A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्या में दे रखी है, हमें सीखना है कि HCF और LCM निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
26 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना मैंने सिखा दिया आपको। 26 के टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 13, 13 दूना 26, और फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 91 के अभाज्य गुणनखंड 13 7 91, तो 7 गुणा 13। क्या बात समझ में आ गई? अब हमें HCF और LCM कैलकुलेट करना है कि HCF LCM कैसे निकालेंगे हम। दोनों गुणनखंड के नीचे लाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमें HCF निकालना है। HCF को अपन बोलते हैं मैस है, महत्तम समापवर्तक। और वैसे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मै का मतलब मिलते मिलते, से का मतलब सभी। तो गुणनखंड में मिलते मिलते सभी पदों को हम HCF कहेंगे। जैसे देखेंगे तो 13 और 13 दोनों में मैच कर रहा है तो इसका HCF 13 होगा, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा तो फाइनल HCF 13 हो गया। इसी तरह से हमें LCM निकालना है। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और इसको ट्रिक के रूप में याद रखोगे, लेस है, ले लो सभी, मतलब जो मिल रहे हैं उसे भी, जो गुणनखंड में नहीं मिल रहे हैं उसे भी। तो यहां पर 2 था तो 2 को भी उतार लिया, 7 नहीं मिल रहा था 7 को भी उतार लिया। इस वाली लाइन में 13 भी एक बार है, इस वाली लाइन में 13 भी एक बार है, तो अधिकतम बार को लेते हैं तो 13 एक ही बार है। मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 13 7 91, तो 2 गुणा 91, और 91 को हमने 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, तो 182 हो गया। क्लियर है? यहां तक HCF और LCM तो हमने निकाल दिया। अब हमें जांच करनी है कि HCF और LCM जो हमने निकाला वो सही है या गलत। तो यहां पे लिखते हैं जांच। जांच का तो सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। HCF और LCM को गुणा कराएंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। A का मान दे रखा है 26, B का मान दे रखा है 91, HCF का मान आ गया 13 और LCM का मान आ गया 182। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इधर रफ में मल्टीप्लाई कर लें। 26 और 91 कितना हो रहा है, तो 26 को और 91 को यहां पर हम गुणा करा के चेक करते हैं कितना आता है रिजल्ट। 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 26, 9 से गुणा करते हैं तो 9 6 की 54, हासिल कितना बनेगा 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होता है 23। यहाँ पे कितना आ गया 6, 4 और 2 6, यहाँ पर 3, फिर कितना आ जाएगा 2, 2366। जब इन दोनों गुणा किया तो कितना आ गया 2366। आप 13 को और 182 को गुणा करना तब भी 2366 आएगा। तो दोनों तरफ का गुणनफल बराबर है। जांच में पाया गया कि जो HCF और LCM हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 नंबर दे रखे हैं 510 और 92। तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं वो यहां लिखेंगे। इसी तरह से 92 हैं तो 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहां पे रफ में करा ले गुणनखंड। सबसे पहले कितना है 510, 510 के टुकड़े करते हैं, 2 का भाग दिया, 2 दूने 4 हासिल 1, 2 पंजो 10, 1 2 पंजो 10, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 8 24, 1 3 पंजो 15, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5 कितना बचेगा 6 7 8 3, 5 7 35, और फिर 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 17, 2 3 5 और 17। इसी तरह हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि 92 के फैक्टर क्या आएंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड हम यहां कर लेते हैं। 2 का भाग दिया, इसमें 2 चौक 8, कितना बचेगा 1, 2 6 की 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, 2 3 6, और फिर 23 का भाग दिया, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणा 23।
क्लियर है यहां तक? अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के नीचे लाइन खींचते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसका मैस है, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा। मैस से मतलब मिलते मिलते लेना है आपको। तो इसमें हम देखते हैं, दो इसमें भी है और इसमें भी है, मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है। एचसीएफ की हम बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब मिलते मिलते पद लेने हैं। दो इसमें है और दो इसमें है, तो दो मिल रहा है तो एचसीएफ 2 आ गया। 3 इसमें है, बाकी नहीं है। 2 इसमें एक्स्ट्रा लेकिन ऊपर नहीं है। 5 ऊपर 17 है लेकिन नीचे नहीं है, और 23 नीचे तो ऊपर नहीं है। तो कुल मिला के मैच कितना करा? 2, तो वही इसका एचसीएफ है। अब हमें लेना है लेस है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। ट्रिक क्या थी? ले लो सभी को, जो मिल रहा है उसे भी, जो नहीं मिल रहा है उसे भी। ध्यान से देखना, इस वाली लाइन के अंदर 2 कितनी बार है? एक ही बार है, और इस वाली लाइन में 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो मैंने बताया था लेना सभी को है, लेकिन एक लाइन में जो ज्यादा बार है, तो 2 एक लाइन में 2 बार था तो 2 बार उतार दिया। ठीक है, सही। 3 इसमें कितनी बार है? एक ही बार है, तो एक ही बार उतार दिया। 5 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 5 को एक बार उतार दिया। 17 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 17 को उतार दिया। फिर उसके बाद में 23 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 23 को उतार दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूना 4। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12। 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजो 60। 17 गुणा कराते हैं 23 से। 17 3 51, हासिल कितना हो जाएगा? 5। 17 दूना 34, 34 और 5 39। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। 6 से गुणा कराना है, 6 कम 6। फिर 6 से गुणा किया, 6 नाम 54, हासिल कितना? 5। 6 3 18, 18 और 5 23। 23,460 ये इसका क्या निकल कर आ गया? एलसीएम निकल कर आ गया। अब हमें चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी जांच। जांच का फॉर्मूला क्या था? ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ए कितना दे रखा है संख्या? 510, और बी कितना दे रखा है? 92। एचसीएफ कितना आ गया? 2, और एलसीएम कितना आ गया? 23,460। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। 2 को गुणा कराते हैं 23,460 से। 2 को 0 से गुणा किया तो 0। 2 को 6 से गुणा किया तो 2 6 की 12, हासिल कितना हो जाएगा? 1। 2 को 4 से गुणा किया, 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा? 9। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 4 बराबर। ठीक इसी तरह से 510 को 92 से गुणा कराओगे तब भी कितना आएगा? 46,920। क्या दोनों तरफ के पद बराबर आएंगे? दोनों तरफ के पद बराबर आते हैं, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पे हम रफ के अंदर करते हैं कैलकुलेशन। 336 का हमें फैक्टर बनाना है। टुकड़े करो इसके। 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 8 16। 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर इसमें 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर इस 42 में 2 का भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 7 तो 21, और फिर इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। इसके टुकड़े कितने हो गए? 2 2 2 2 3 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4, फिर 3 गुणा 7। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 4 बार था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहां पर हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करें।
इसमें 2 का भाग देते हैं तो 27 बार जाएगा, 3 का भाग देते हैं तो 3 नाम 27 9 बार जाएगा, 3 का भाग देते हैं तो 3 तिया 9 3 बार गया, 3 का भाग देते हैं तो 1 बार गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यहां लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे अब एचसीएफ और एलसीएम, एक लाइन खींचते हैं। सबसे पहले हम यहां पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है में से मिलते मिलते सभी लेने हैं। मिल क्या रहा है, 2 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, 2 को ले लिया, 3 इसमें भी हैं और 3 ऊपर भी मैच कर रहा है तो 3 को ले लिया। इसके अलावा कोई भी मैच नहीं करेगा। गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। इसी तरह हम एलसीएम यानी लेस है, लघुत्तम समापवर्तक लेना सभी को है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 4 बार वाले को लेना है, 1 2 3 4। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, इसमें 3 कितनी बार है, 3 बार, तो ज्यादा बार 3 बार, 3 बार ले लिया। उसके बाद कितना दे रखा है, 7 भी है, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 7। इन सबको कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो ऐसे कितना आ गया, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सभी 2 को गुणा किया तो 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 हो गया, और फिर गुणा में कितना दे रखा है, 7। ठीक है, यहां पे गुणा कराते हैं, 16 तो एज इट इज रहेगा, 7 7 49, हासिल कितना हो जाएगा, 4, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 189। अब 189 को 16 से गुणा कराते हैं, यहां पे 189 को 16 से गुणा कराते हैं, 9 6 54, हासिल कितना हो गया, 5, 8 6 48, 49 50 और 3 53, 6 कम 6 और 5 11। ठीक है, 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 9 8 1, यहां पे कितना आ जाएगा, 4, 9 और 3 कितना हो गया, 12, हासिल कितना हो गया, 1, 8 और 2 10, हासिल कितना हो गया, 1, 1 2 और 3 3024। इसका जब गुणनफल किया तो कितना आ गया, 3024। ये क्या निकल कर आ गया इसका, एलसीएम। अब हम चेक करते हैं कि जांच में क्या ये सही पाया जाता है, नहीं, तो यहां पे लिखेंगे जांच। जांच के लिए फॉर्मूला क्या है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए कितना है, 2 संख्या है, 336 गुणा 54, एचसीएफ कितना आ गया, 6, एलसीएम कितना आ गया, 3024। गुणा कराते हैं इसे, 6 से गुणा किया तो 6 चौका 24, 2 6 दूने 12, 12 और 2 14 और 6 3 18, 18,144। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तब भी 18,144 ही आएगा। क्या दोनों तरफ की संख्या बराबर हैं, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें जांच करने के लिए नहीं कहा गया है, तो जांच नहीं करना है, केवल एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसके अंदर हमारे पास केवल 2 संख्या थी, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3 संख्या हो जाएगी। बाकी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका सिमिलर पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड, इक्कीस के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3, 2 दूने 4, 4 त्रि 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 5, 3 पंजो 15। 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 7, 3 7 21। ठीक है, इनमें हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले HCF यानी में से मिलते मिलते पद लेने हैं। तो कौन मिल रहा है इसके अंदर? 3 3 3। तो 3 के अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया? 3। इसी तरह हमें LCM निकालना है। LCM यानी लेस है। ठीक है, अब देखो लेस है कैसे लेते हैं? 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 को भी लेना है। 3 सब में एक ही बार है, एक ही बार लिख दिया। 5 भी है और 7 भी है। जो मिल रहा है उसे भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेना है। उसे कहते हैं लेस है यानी लघुत्तम लेना। कैलकुलेट करो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजो 15, फिर कितना दे रखा है? 7। 15 को 4 से गुणा किया तो 15 चौक 60, गुणा कितना दे रखा है? 7। फिर 60 को 7 से गुणा किया तो 6 7 तो 42, 420। तो इसका HCF तो कितना आ जाएगा? 3 और LCM कितना आ जाएगा? 420। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में संख्या है 17, 23 और 29। तो यहां लिखते हैं 17 के अभाज्य गुणनखंड। 17 एक अभाज्य संख्या है, उसका गुणनखंड 17 एकम 17 ही रहेगा। फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड। 23 एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 23 एकम 23। फिर 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 के अभाज्य गुणनखंड। 29 एक अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड 29 एकम 29 ही रहेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। HCF यानी में से मिलते मिलते, तो सभी के अंदर एक के अलावा कोई मिल ही नहीं रहा होगा, तो HCF कितना हो गया? 1। अब हमें लेना है इनका LCM। LCM यानी लेस है, लेना सभी को है। 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, 29 भी आएगा और 1 भी आएगा। गुणा कराते हैं, 17 को 23 से गुणा कराते हैं, 17 से 51, हासिल कितना हो जाएगा? 5। 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो गया? 39। 29 को 1 से गुणा किया तो 29 एकम 29। 391 को 29 से गुणा कराते हैं, 391 को किससे गुणा कराते हैं? 29 से। क्या रिजल्ट आता है? 9 एकम 9, 9 नाम 81 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 35। 2 एकम 2, 9 दूना 18 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। कितना हो जाएगा? 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339। तो गुणनफल कितना आ गया इसका? 11,339। ये इसका क्या निकल कर आ गया? LCM। इस तरह से HCF और LCM हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें संख्या दे रखी है 8, 9 और 25। ठीक है, देखें यहां पे सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 3। और फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5। इनमें हम गुणनफल के तौर पे एक ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, HCF की हम बात करते हैं। HCF यानी में से मिलते मिलते सभी, आप सभी में चेक कर लेना, केवल एक के अलावा कोई मैच नहीं करेगा। तो इसका HCF कितना हो गया? एक। LCM यानी लेस है, लेना सभी को है। दो कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? 3 बार, तो 2 को 3 बार ले लिया। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 3 को 2 बार ले लिया। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 5 को 2 बार ले लिया। और फिर 1 भी है तो 1 को भी ले लिया। गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 5 को 5 से गुणा किया, 5 25, 25 को 8 से गुणा किया, 25 8 200, फिर 9 को 200 से गुणा किया तो 9 दूना 1800। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना था? ज्ञात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, दिया गया है कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो 9 है। 306 और 657 का एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझना। एचसीएफ दो संख्या, ए का मान तो हो गया 306 और बी का मान हो गया 657, इसका मान हमें 9 दे रखा है। एलसीएम उन्हीं दोनों संख्या यानी 306 और 657 का क्या होगा वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी। एचसीएफ का मान तो कितना दे रखा है? 9। एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात। ए कितना हो गया? 306 और बी कितना हो गया? 657। अब यहां से हम क्या करेंगे? किसका मान ज्ञात करेंगे? एलसीएम का। तो एलसीएम को रखेंगे 306 और 657 के बटे में कौन आ जाएगा? 9। ठीक है, यहां तक 9 का भाग देते हैं 306 में, तो 9 एकम 9, यहां पे भाग दिया तो 9 तिया 27 कितनी बार गया? 3 बार। कितना बचा? 3। 9 चौका 36 कितनी बार गया? 34 बार। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 34 को गुणा करना है 657 से, तो एलसीएम बराबर 657 को हमने 34 से गुणा करा दिया। 4 7 तो 28, हासिल कितना हो जाएगा? 2। 5 चौक 20, 20 और 2 22, हासिल कितना हो जाएगा? 2। 6 चौका 24, 25 26, 3 से गुणा किया 7 से 21, हासिल कितना हो जाएगा? 2। 5 3 15, 16 17, हासिल कितना हो जाएगा? 1। 6 3 18 और कितना हो जाएगा? 19। कितना हो गया? 8 3 6 6 12 13 के 3, हासिल कितना हो गया? 1। 9 और 1 10, 10 और 2 12 के 2, हासिल 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 22,338। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 22,338। यही हमें क्या करना था? ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या? ठीक है, अब देखो शून्य पर समाप्त होने वाला जो पहला नंबर है वो कौन सा है? 10 है। क्या 0 पे समाप्त हो रहा है? इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 पंचो 10, 2 और 5 होगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी नंबर 0 पे समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 या 5 में कोई एक भी एब्सेंट रहा या कोई अन्य संख्या आ गई तो वह संख्या कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। इस तरह से हम चेक करके बताएंगे कि कोई नंबर शून्य पे समाप्त होता है या नहीं। हमें नंबर क्या दे रखा है? 6 की पावर n, तो यहां पर लिखते हैं जो संख्या में दे रखी है वो है 6 की पावर n। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर
तो 6 है तो 2 तिया 6, और उसकी पावर n है तो पावर n को मैंने ऊपर लिख लिया। अब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन 5 की जगह क्या आ गया 3, और कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो इसमें 5 का कोई स्थान नहीं है और अन्य संख्या 3 आ रही है, तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n कभी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे क्या लिखते हैं, 6 की पावर n संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। रीजन, क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में पांच का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, इस वजह से 6 की पावर n संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, दर्शाइए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसे। जो संख्याएं हमें दे रखी हैं उन संख्याओं को हम यहां उतारते हैं। संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या में दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 13, तो 13 कॉमन ले लो। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 चला गया तो 1 प्लस 13 चला गया तो 1, और इधर वाली दोनों संख्याओं में 5 कॉमन आ रहा है, इधर भी है 5 इधर भी है, 5 कॉमन ले लो। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन चला गया तो 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। ठीक है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा 13, इनका गुणा कराते हैं। 11 7 77, 77 एकम 77, प्लस में कितना आ गया 1, और यहां गुणा कराते हैं तो ये तो रहा 5, यहां पे 6 7 तो 42 हो गया, 4 3 12 दूना 24, 24 एकम 24 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। तो ये तो रहा 13, 77 और ये कितना हो जाएगा 78, और यहां पे कितना हो गया 5 कोष्टक 42 को 24 से गुणा कराते हैं, तो हमने यहाँ 42 को 24 से गुणा करा दिया। गुणा किया तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 से गुणा किया 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 2 10, 1008। यहां गुणा किया तो 1008, प्लस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे ये तो रहा हमारे पास 13 गुणा 78, और ये कितना हो गया हमारे पास 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 1009। अब यहां पर ध्यान दें, जो हम ऊपर संख्या लेके चल रहे थे उसका गुणनखंड कितना आ गया 13 गुणा 78, और इधर जो संख्या लेके चल रहे थे उसका गुणनखंड कितना आ गया 5 गुणा 1009। अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड अलग अलग संख्याओं में हमें मिलता है तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे अलग अलग संख्या 1378 है, यहाँ पे अलग अलग संख्या 5 और 1009 है। तो इस तर्क पे हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संख्याएं क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या लिखते हैं यहां पर उपरोक्त संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं
रीजन, क्योंकि इन संख्याओं में एक से अधिक संख्याओं का विभाजन संभव है, भाग दिया जा सकता है, विभाजन संभव है। ठीक है, यहां तक। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने मिनट बाद वे पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये खेल का मैदान है, जो एक वर्ताकार पाथ या वर्ताकार पथ के रूप में है। इस वर्ताकार पथ का जब सोनिया एक पूरा चक्कर लगाती हैं, तो सोनिया यानी एस, उसको 18 मिनट का समय लगता है। और इसी वर्ताकार मैदान पर रवि जब एक चक्कर लगाता है, रवि यानी आर, उसको 12 मिनट का समय लगता है। अब प्रश्न ये कहना चाहता है कि रवि और सोनिया जो हैं, अगर एक ही बिंदु एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो दोनों एक साथ इस पूरे पथ को तय करने में कितना समय लेंगे। तो जब दोनों का अधिकतम समय निकालते हैं, जब दोनों का कम से कम समय में इस पूरे चक्र को तय करना है, तो उस वक्त हम एलसीएम यानी लोअर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समय निकालते हैं। तो हमें इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन को कैसे फॉलो करें। यहां से देखें, यहां जमाते हैं सबसे पहले। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती हैं। यहां पर रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो रवि जो एक चक्कर है वो कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में लगाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां लिखते हैं दोनों द्वारा एक साथ चक्कर लगाने में लिया गया समय, एक साथ चक्कर लगाने में लिया गया समय। अब वो समय क्या होगा, इस 18 और 12 का एलसीएम होगा, और वही एलसीएम लघुत्तम समय में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, लघुत्तम निकालते हैं इनका। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां 18 के अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4। हमें केवल एलसीएम निकालना है। पीछे फॉर्मेट में हमने एचसीएफ एलसीएम आसानी से निकालना सीख लिया था। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यानी लेस है, लेना सभी को है,
इसमें दो एक ही बार है, इसमें दो दो बार है, तो अधिकतम बार वाले को लेना है तो दो बार। इसमें तीन कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना हो गया, दो दूना चार, चार त्रि 12, तीन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें तीन कितनी बार है, दो बार, इसमें तीन कितनी बार है, एक बार, तो अधिकतम दो बार है तो दो बार को लेंगे। गुणा किया, दो दूना चार, तीन तिया 9 और 9 चौक 36, तो दोनों के द्वारा एक साथ चक्कर लगाने में लिया गया समय कितने मिनट का हो जाएगा, 36 मिनट का, और यही समय हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम इसी वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन में दे रखा है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि अंडर के अंदर आने वाली वो सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल संभव नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। बड़ा सिंपल है, एक फॉर्मेट आपको समझना है, उसके बाद आप संख्याएं चेंज करते जाना, फॉर्मेट वही रहेगा, आराम से ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि सिंगल अंडर वाला अगर क्वेश्चन आए तो उसमें प्रोसेस लंबा करना है, और अंडर के साथ कोई संख्या गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाव में अगर दे रखी है तो फिर उसका प्रोसेस अलग तरीके से करना है, शॉर्टकट तरीके से करना है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हम उसका उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या। तो यहां पे लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस √5 को परिमेय संख्या p बटा q के बराबर लिखते हैं। ठीक है, इसके बटे में क्या लगाया, एक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, p को 1 से गुणा किया तो p, और √5 को q से गुणा किया तो √5q। इसका नाम क्या रख दिया, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अंडर हटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग कर देते हैं, दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने p का भी क्या कर दिया, स्क्वायर, और इधर √5 q का भी क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, √5 का स्क्वायर किया 5, q का स्क्वायर किया q स्क्वायर। अब ये 5 गुणा से कहां आ जाएगा, भाग में, तो p स्क्वायर के भाग में कौन आ गया, 5, और बराबर में क्या बचा, q स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं हम यहां पे, 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसका नाम हमने समीकरण नंबर क्या रख लिया, 2 रख लिया। समीकरण नंबर 1 से हमें दोबारा मानना है। क्या मानते हैं, देखो, समीकरण नंबर 1 से पुनः माना। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास, p बराबर ऊपर दे रखा है √5q, यही था। p की जगह तो p रख लो, √5 की जगह 5 रख लो, और q की जगह कोई नया चर ले लो r। ऐसा आपने माना है, क्योंकि सॉल्व करना है तो मानना पड़ेगा इसके लिए। p के स्थान पे p का मान क्या था, √5q, तो यहां पर रख दिया आपने √5q, बराबर में कितना दे रखा है, 5r। वही अंडर हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर,
दोनों और क्या करते हैं स्क्वायर। इधर हमने √5 क्यू का भी क्या कर दिया स्क्वायर, इधर हमने 5 आर का भी क्या कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर हल करो, √5 का स्क्वायर किया तो 5 और क्यू का स्क्वायर किया तो क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया तो 25 और आर का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर। 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 एकम 5 तो क्यू स्क्वायर बचा, 5 25 5 बार गया, साथ में आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। ये 5 गुणा से कहा जाएगा भाग में, तो क्यू स्क्वायर के भाग में कौन आ गया 5, बराबर में कौन बचा आर स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहां पे क्या लिखते हैं, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख दिया 3। अब जो समीकरण नंबर 2 और 3 हमने बनाए हैं उनकी हम तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 की हम क्या करेंगे तुलना। समीकरण नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि 5 पी को विभाजित कर रहा है, और समीकरण नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि 5 क्यू को विभाजित कर रहा है। तो दोनों से पता चला कि अकेला 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसके बारे में। यहां पे देखें, यहां पे क्या लिखते हैं, समीकरण 2 व 3 से समीकरण नंबर 2 और 3 की हम तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। और ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या के p और q यानी अंश और हर को कभी भी एक ही संख्या विभाजित करे तो वो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। और हमने जो माना है कल्पना के हिसाब से, हमने जो माना है कल्पना के हिसाब से वो कौन सी संख्या मानी है परिमेय। तो इस स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना क्या हो जाएगी गलत। हमने परिमेय मानने की गलती की तो सिद्ध क्या हो जाएगा अपरिमेय। और यही हमारा प्रश्न था और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, यहां पे क्या लिखते हैं, इस आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना इस आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। हमने क्या मानने गलती की है, परिमेय मानने गलती, तो उसमें सुधार करके लिखते हैं अतः √5 एक परिमेय माना तो वो गलत हो गया, तो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 के साथ गुणा में भी है और जोड़ में भी है, तो ये बड़े तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इसका एक शॉर्टकट पैटर्न है। और वो 2 ही पैटर्न ऐसे हैं, बड़ा पैटर्न और एक छोटा पैटर्न, जो इस पूरी प्रश्नावली में अप्लाई होने वाला है। बड़ा पैटर्न हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया है, छोटा पैटर्न आप क्वेश्चन नंबर 2 से सीखें। ठीक है, तो जो भी आपको सिद्ध करना है पहले उसका रिवर्स यानी उल्टा मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे क्या लिखते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर हम 3 + 2 √5 यानी जो परिमेय संख्या है उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, p/q के बराबर। अब हमारा काम क्या है, केवल इस अंडर रूट वाले को रखेंगे, बाकी सबका पक्षांतरण करते चलेंगे।
ठीक है, तो ये तो रहा 2√5 p बटा क्यू, ये प्लस का 3 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 3। एलसीएम लेते हैं इनका, तो 2√5 ये रहा p, क्यू को 3 से गुणा किया तो 3q और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, q। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। √5 का मान निकालना है, तो ये तो रहेगा p माइनस का 3q और ये 2 गुणा से कहा आ जाएगा, भाग में, तो ये 2q आ गया। ये जो p और q है ये परिमेय संख्या के अंश और हर है जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो इस p और q के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के पूर्णांक। तो जमाते हैं तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर p के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक, माइनस का 3 q के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक, बटे में क्या दे रखा है, 2q के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक। ठीक है, यहां तक? आगे कैलकुलेट करो। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक जब आए तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और सिंगल अंडर रूट आए तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो √5 को तुमने कह दिया अपरिमेय संख्या, और पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक आए तो इसे कह दिया हमने परिमेय संख्या। क्या कह दिया, परिमेय संख्या। अब आप बताइए, क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है क्या? नहीं, लेकिन जो हमने परिमेय माना है उस हिसाब से तो ये आ रहा है, तो हमारे द्वारा मानी गई कल्पना इस आधार पे क्या हो जाएगी, गलत। तो क्या लिखते हैं, अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः हमने परिमेय मानने की गलती की है, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मानने की गलती की है, तो सिद्ध क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला दे रखा है 1/√2, अपरिमेय है तो हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या। तो यहां पे लिखते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान रहे हैं हम इसे, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को परिमेय संख्या के बराबर यानी p/q के बराबर लिखेंगे। अंडर को ही अलग करना है तो √2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो यहां q ऊपर चला जाएगा और p कहां आ जाएगा, नीचे। हम जानते हैं कि p और q को हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक। p और q को हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के अंश और हर, यानी क्या होते हैं, पूर्णांक। तो यहां पर √2 तो एज इट इज रहेगा, q के स्थान पे भी क्या लिख दिया, पूर्णांक, बटे में p के स्थान पे भी क्या लिख दिया, पूर्णांक। हमें पता है कि सिंगल अंडर वाली संख्या जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है, और पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कदापि बराबर नहीं हो सकती है, तो हमारे द्वारा मानी गई कल्पना में परिमेय मानने से गलत है, अर्थात ये परिमेय न होकर कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा
मानी गई कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक परिमेय माना तो गलत हो गया, तो एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 7√5। मान ले पहले, माना 7√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उल्टा मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम 7√5 को परिमेय संख्या के p/q के बराबर लिख लेंगे। इसमें से केवल √5 को अलग करना है, तो p/q ये 7 कहाँ आ जाएगा, गुणा से भाग। हम जानते हैं कि ये जो p और q है ये परिमेय संख्या के क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। तो हम यहाँ पे रख देते हैं मान, √5 तो एज इट इज है, बराबर p के स्थान पे p का मान पूर्णांक बटा 7q, q के स्थान पे q का मान भी क्या लिख दिया, पूर्णांक। अब यहां पर हम देखते हैं पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक तो परिमेय संख्या की पहचान है और सिंगल अंडर रूट अपरिमेय संख्या की पहचान है। तो सिंगल अंडर रूट कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या, और पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ऐसा हमारे द्वारा मानने वाली कल्पना की वजह से आ रहा है, तो हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत। तो ये 7√5 परिमेय गलत और अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या मानने गलती की है, तो अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, आगे बढ़े। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 + √2। क्या दे रखा है, 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो उल्टा मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान रहे हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम परिमेय संख्या p/q के बराबर लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम √2 को रखेंगे, बाकी पक्षांतरण करेंगे। तो प्लस का छेद रहा है तो इसका हो गया माइनस का 6। √2 बराबर एलसीएम लेते हैं p, q को 6 से गुणा किया तो 6q, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, q। जहां पर p और q है उसको हम परिमेय संख्या के क्या लिख देंगे, पूर्णांक है। जमाते हैं यहाँ पे, √2 तो एज इट इज है, बराबर p के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक, माइनस का 6q, 6 q के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक, बटे में क्या दे रखा है, q के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक। अभी हमने सिद्ध किया था कि सिंगल अंडर रूट वाली जो संख्या होती हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है, बराबर पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक जो होता है वह परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हमने माना है, तो मानने वाली कल्पना इस आधार पे क्या हो जाएगी, गलत। तो क्या लिखेंगे,
अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस √2 जो है उसको हमने परिमेय मानने की गलती की है, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना। तो क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट पेज में इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल करेंगे, फिर इस प्रश्नावली को फिनिश करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, संख्या 4 की पावर n पर विचार करें, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमें तो बस चेक करके बताना है कि जो संख्या 4 की पावर n है वह 0 पे समाप्त होती है या नहीं होती। हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था कि 0 पर समाप्त होने वाला पहला नंबर कितना है, 10। 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो होता है 2 गुणा 5। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 हुआ तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। 2 या 5 में कोई अनुपस्थित रहा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे। संख्या में दे रखी है 4 की पावर n। यहां पे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, तो 4 की पावर n का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 और उसकी पावर कितनी दे रखी है, n। अब 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 का कोई स्थान नहीं है, तो हम कहेंगे कि वह कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इस आधार पर मैं क्या कह सकता हूं, 4 की पावर n संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पे समाप्त इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं 4 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती हैं। रीजन, क्योंकि संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड और फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड। 20 के अभाज्य गुणनखंड 6 के टुकड़े करते हैं तो 2 तिया 6 और 20 के टुकड़े करते हैं तो 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। 2 दूना 4, 4 पंजो 20। इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं।
सबसे पहले हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF को अपन लिखते हैं मैस है, मिलते मिलते लेने हैं, 2 के अलावा कोई मैच नहीं करेगा तो HCF कितना आ गया 2। LCM यानी लेस है, लेना सभी को है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है तो 2 बार वाले 2 को लेना है, फिर 3 भी है और 5 भी। गुणा करते हैं, 2 दूने 4 और 5 से 15, 15 चौक 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से HCF और LCM हमें ज्ञात करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े एग्जाम्पल नंबर 3 पे, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात करो और बाद में हमें LCM भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड और फिर हम 404 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 404 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे 96 के, 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दिया 2 दून 4, 2 चौक 8, 2 का भाग दिया 2 एकम 2 और 2 दून 4, 2 छक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर साथ में कौन दे रखा है 3। इसी तरह 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 2 दूने 4 0, 2 दूने 4, 2 का भाग दिया 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 101 में 101 का भाग दिया तो अभाज्य संख्या एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 101। इसका हम सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF यानी मैस है, मिलते मिलते सभी, 2 इसमें भी एक बार मिल रहा है और एक बार और मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा तो 2 दूने 4 इसका HCF हो जाएगा। इसी तरह से हम LCM निकालते हैं, लेस है, लेना सभी को है, अधिकतम घात में लेना है, 2 इसमें 2 बार है और इसमें 5 बार है तो अधिकतम 5 बार को लेंगे, 1 2 3 4 5, 3 भी है तो 3 को भी ले लिया, 101 है तो 101 को भी ले लिया। इन सबको गुणा करा के लिखते हैं, गुणा कराते हैं इनको, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और फिर 16 दूना 32, फिर 3 को 101 से गुणा किया तो 303, 303 को किससे गुणा कराते हैं, 32 से, तो 303 को हमने 32 से गुणा किया, 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9, जोड़कर लिख देते हैं तो 6 9 6 9। इसका LCM कितना आ जाएगा, 9696। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए 6, 72 और 120 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम छह के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 तिया 6, फिर हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, ये 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 120 में 2 का भाग दिया 60, 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1,
5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF यानी में से मिलते मिलते सभी, तो देखो 2 सब में मैच कर रहा है, 3 भी सब में मैच कर रहा है, तो 2 और 3 के अलावा कुछ भी मैच नहीं करेगा, 2 तिया 6 इसका HCF हो जाएगा। इसी तरह हमें LCM यानी लैसे निकालना है, लेना सभी को है। 2 इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो अधिकतम 3 बार है, तो 3 बार वाले को लिखेंगे। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिकतम 2 बार है, तो 2 बार वाले को लिखेंगे। फिर 5 भी है तो 5 को भी लिखा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं आगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूना 8, 3 को 3 से गुणा किया 9, और गुणा में कितना है 5, 8 नाम 72, गुणा में कितना है 5, 5 से गुणा कराते हैं, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 7 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, 5 दूना 10 की 0, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम क्या करने थे ज्ञात। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दे रखा है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिंगल अंडर है तो बड़े प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या। क्या लिखते हैं यहाँ पे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इस √3 को परिमेय संख्या p/q के बराबर लिख के समीकरण नंबर कौन सा नाम देंगे, एक। इसके बटे में क्या लगा लिया, एक। p को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा p, √3 को q से गुणा किया तो कितना हो जाएगा √3q। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, अंडर हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो यहां दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो यहाँ p का भी स्क्वायर हो गया, और ये √3q है, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर, √3 का स्क्वायर किया 3, और q का स्क्वायर किया तो q स्क्वायर। p स्क्वायर के बटे में कितना आ जाएगा 3, बराबर में कौन बचेगा q स्क्वायर। अब ये 3p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। यहां पे ऐसा लिखते हैं, 3p स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख दिया हमने, 2। ठीक है, यहां तक समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम यहां समीकरण नंबर 1 से दोबारा मानते हैं। माना समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में हमें दे रखा था p बराबर √3q। ठीक है, अब क्या मानते हैं इसके अंदर, देखो p एज इट इज रहेगा, √3 की जगह 3 और q की जगह कोई नया नियतांक हमने r मान लिया। ठीक है, p का मान क्या रखेंगे √3q, और बराबर में कितना दे रखा है 3r। अंडर हटाने के लिए दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करते हैं तो √3q इसका स्क्वायर, और यहां पे दे रखा है 3r इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9, r का स्क्वायर किया r स्क्वायर। 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 एकम 3 तो q स्क्वायर बचेगा, 3 तिया 9 r स्क्वायर बचेगा। अब ये 3 गुणा से कहा जाएगा भाग में, तो q स्क्वायर के भाग में कितना आ गया 3, बराबर में कौन बचेगा 3r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब हम यहां लिखेंगे 3q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। 3
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका नाम समीकरण नंबर कौन सा रख लिया? 3 रख लिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 की हम तुलना कराएंगे। समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है? 3 पी को विभाजित करता है, और समीकरण नंबर 3 में भी क्या आ गया? 3 क्यू को विभाजित करता है। तो एक अकेला 3 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, ऐसा हमें तुलना करके ऊपर लिखना है। क्या लिखते हैं? P और Q समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि जो 3 है वह P और Q दोनों को विभाजित करती हैं। तो एक अकेली संख्या परिमेय संख्या के अंश और हर को अगर विभाजित करे तो वो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो इस आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। हमने परिमेय मानने के √3 को गलती की है, तो वो सिद्ध हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। अतः √3 एक परिमेय मानने गलती की है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिखा? हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या दर्शाने के लिए हम क्या मानेंगे? उल्टा परिमेय संख्या मानेंगे। यहां पे लिखते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं इसे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 को परिमेय संख्या के p बटा q के बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? अंडरवुड वाला रखना है, तो माइनस √3 को रखा, बाकी का पक्षांतरण किया, p बटा q प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 हो गया। आगे से हम माइनस हटाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे से माइनस हटाया तो पूरे समीकरण के चिन्ह बदल गए। √3 एज इट इज है, लघुत्तम लेते हैं, q को 5 से गुणा किया तो 5q माइनस का p बटे में कितना आ जाएगा? q। अब ये जो p और q है इसे हम परिमेय संख्या के क्या कहेंगे? अंश और हर यानी पूर्णांक। तो यहां पे क्या लिखते हैं? जो p और q है इसके स्थान पे हम पूर्णांक लिख सकते हैं। तो ये तो रहा √3, 5, q के स्थान पे क्या लिख दिया? पूर्णांक, माइनस p के स्थान पे क्या लिख दिया? पूर्णांक, बटे में क्या दे रखा है? q, q के स्थान पे क्या लिख दिया? पूर्णांक। ठीक है यहां तक। अब यहां पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक याद रहे परिमेय संख्या होती है, और सिंगल अंडरवुड वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 के लिए तो हमने क्या लिख दिया कि यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, और पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक के लिए हमने क्या लिख दिया कि यह एक प्रकार की परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए आ रहा है कि हमने ऊपर मानने में गलती कर दी। कल्पना में हमने क्या माना था? परिमेय, तो वो गलत होकर अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इस स्थिति के आधार पर
हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय सिद्ध करना था, अपरिमेय सिद्ध करना था, तो परिमेय मानकर उसको गलत कर दिया जिससे कि वह अपरिमेय सिद्ध हो सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 7वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या उल्टा माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो हम यहां पे 3 अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या p बटा q के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 को रखा तो ये तो रहा p बटा q और ये 3 गुणा से कहां आ गया, भाग में। ये जो p और q है इसे हम परिमेय संख्या के क्या कहेंगे, पूर्णांक। परिमेय संख्या के क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो ये तो रहा अंडर रूट 2, p के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक। बटे में क्या दे रखा है, 3, q के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक। ठीक है, p के स्थान पे और q के स्थान पे क्या लिख दिया, पूर्णांक। हम जानते हैं सिंगल अंडर रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय, और पूर्णांकों के बटे में पूर्णांक कौन संख्या होती है, परिमेय। तो एक तरफ तो हम लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या हुई और एक तरफ लिख देंगे यह परिमेय संख्या हुई। हम जानते हैं अपरिमेय हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इस स्थिति से हमारे द्वारा मानी गई कल्पना क्या हो जाएगी, गलत। क्या लिखते हैं, इस स्थिति के आधार पर हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है, अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारी प्रश्नावली एक कंप्लीट होती है। विथ एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। यहां तक आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और प्रश्नावली एक को ढंग से तैयार करें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रश्नावली 2 के साथ। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।